भले ही थॉर की चौथी इंस्टॉलमेंट ने हमें उतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया है, लेकिन उसकी कहानी किसी न किसी तरह आगे तो बढ़ी ही और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर के भी कई सारे हिंट्स हमें इस मूवी से मिल चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारे ऐसे सवाल भी थे जो मूवी देखने के बाद हमारे दिमाग में उठ रहे हैं और आज हम वैसे ही कुछ सवालों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा स्पॉइलर होने वाली है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग इस मूवी को देख चुके हैं उनके लिए हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जेन फॉस्टर को हमने इस मूवी के अंदर अपने लिए एक खास तरह का डायलॉग यानी कैच फ्रेज को खोजते हुए देखा, जहां पर मूवी के अंदर उसने 2 कैच फ्रेजेस इस्तेमाल किए, लेट्स ब्रिंग द रेनबो और ईट दिस हैमर। लेकिन मूवी के अंत तक अपने खात्मे के दौरान जेन अपना सीक्रेट कैच फ्रेज थॉर ओडिनसन को बता ही देती है, जो एक्चुअली हम ऑडियंस को सुनने को नहीं मिलता। लेकिन इसी बात का फायदा उठाते हुए बहुत सारे फैंस ने ऑनलाइन डिबेट करना चालू भी कर दिया है, जहां पर कुछ फैंस ने इस मॉर्बिन टाइम वाले मीम से जोड़कर इट्स थॉर्बिन टाइम कर दिया है, वहीं पर कुछ लोगों ने MC हैमर के हैमर टाइम से जोड़ दिया है। अब जेन फॉस्टर का सीक्रेट कैच फ्रेज क्या था, ये राज भी उसी के साथ चला गया। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस मूवी के अंदर हमने कैरेक्टर्स के साथ साथ ऑब्जेक्ट्स तक को कॉमेडी करते हुए देखा, जहां पर MCU में पहली बार म्योलनिर और स्टॉर्मब्रेकर दोनों को जिंदा एंटिटी की तरह ही दिखाया गया है। वेल, कॉमिक बुक के अंदर ये बात म्योलनिर के लिए बहुत हद तक सच है, जहां पर उसके अंदर सारे के सारे कॉस्मिक स्टॉर्म्स की देवी गॉडेस टेम्पेस्ट को ओडिन ने प्राइमल और डार्क मैजिक की मदद से उरू के एक टुकड़े में उसे कैद किया था और उसी उरू के टुकड़े से म्योलनिर को मार्वल कॉमिक्स में फोर्ज किया गया था। और कॉमिक बुक के अंदर भी माइटी थॉर के रन के दौरान इसे सेंट्रियन दिखाया गया था, जो एक्चुअली जेन फॉस्टर से बात भी कर सकती है। लेकिन वहीं पर स्टॉर्मब्रेकर के बारे में अब तक मार्वल कॉमिक्स में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था। अब हो सकता है कि शायद यहाँ पर ग्रूट का हैंड ही इस चीज के लिए जिम्मेदार हो। थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद से ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लीडरशिप के दर्शन, वो भी कॉमिक एक्यूरेट, हमें थॉर रैग्नारॉक के अंदर देखने को मिले, जहां पर इस बात को एक्सप्लेन किया गया था कि वो भी थैनोस के स्नैप पे डस्ट हुई थी। लेकिन फिर भी अब भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वो थॉर रैग्नारॉक की इवेंट्स के दौरान कहां थी और हमें इन्फिनिटी वॉर के बैटल में उसका कोई इंक्लूजन क्यों नहीं देखने को मिला, पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस राज पर से कभी पर्दा उठेगा भी नहीं। इस मूवी को देखने के बाद जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खरी थी वो था गॉड द गॉड बुचर का ब्रीफ डेवलपमेंट, और मेरे हिसाब से मूवी के अंदर उसे और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जा सकता था, कुछ गॉड्स को मारते हुए दिखाते हुए, और उसे ऑन स्क्रीन एक ही गॉड को मारते हुए दिखाया गया था। और जहां पर उसने ऑफ स्क्रीन कई गॉड्स को मारा था, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि उसने और किस किस गॉड्स को इटर्निटी तक पहुँचने के लिए अपना टारगेट बनाया था, और क्या उसके मारे हुए हमें और गॉड्स के बारे में पता चल पाएगा। वैसे हाल फिलहाल ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई सारे और भी सीन्स के साथ गॉड द गॉड बुचर के भी सीन्स को इस मूवी से कट किया गया है, जिसमें उसे और भी भयानक तरीके से दिखाया गया था। अब जब यहाँ पर बात गॉड्स की हो रही है तो यहाँ पर खास तरह के गॉड्स का एक अलग शहर यानी ओमनीपोटेंट सिटी दिखाया गया, जहाँ पर ग्रीक गॉड जियस इस ओमनीपोटेंट सिटी पर राज करते हैं। और यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अलग अलग रिलीजन से जुड़े हुए बहुत सारे गॉड्स को भी दिखाया गया। तो सवाल यही उठता है कि इजिप्ट के कई और गॉड्स को यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया गया था, जिनके बारे में हमें मून नाइट सीरीज के अंदर भी पता चला था। साथ ही साथ मार्वल कॉमिक्स के अंदर हिंदू गॉड्स का भी निर्वाणा नाम का एक रियाल्म है, जहाँ पर वो रहते हैं। और कंसिडरिंग कि इंडिया मार्वल स्टूडियोज का इतना बड़ा मार्केट है, उनका भी कैमियो बहुत अच्छा होता। अब जब रियाल्म की बात हुई है तो अगर आप लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन तक रुके होंगे तो आपने हाइमडाल को जेन फॉस्टर को वेलहला में वेलकम करते हुए देखा होगा। और जैसा कि मून नाइट सीरीज के अंदर टावरेट ने इस बात को एक्सप्लेन किया था, ये भी शायद इंटरसेक्शनल आफ्टर लाइफ प्लेन है। अब यही नहीं समझ में आ रहा कि ये एक ही प्लेन के अलग अलग सेक्शंस हैं या ये एक अलग ग्रुप ऑफ रियाल्म्स है जो टाइम, स्पेस और मल्टीवर्स के परे हैं। और अगर मार्वल के अलग अलग प्रकार के हेवेंस हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हेल भी होने चाहिए। और इसी सवाल से एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर हाइमडाल इन्फिनिटी वॉर में जाने के बाद वेलहला में पहुंच चुका है तो शायद इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एसगार्डियंस एक्चुअली मर चुके हैं वो यहीं पर आए होंगे, जैसे कि ओडिन, फ्रेगा
और इन्फिनिटी वॉर में हमारा बुरी तरह से थैनोस के हाथों मारा गया अर्थ 616 का लोकी। और वैलहला के इस कैमियो को देखकर इस बात का इशारा तो लग रहा है कि शायद इस जगह को फिर से रिविजिट किया जाएगा और फ्यूचर में इसकी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है और शायद यहाँ पर थॉर और लोकी का एक बार फिर से रीयूनियन भी पॉसिबल हो पाए। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल कॉमिक की तरह ही जेन फॉस्टर माइटी थॉर के बाद वेलकरी के रूप में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक बार फिर से नजर आए। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन के दौरान हमने ज़्यूस को एक्चुअली बदले की भावना में जलते हुए देखा और अपने बेटे को यानी हरक्यूलिस को थॉर के पीछे लगाते हुए देखा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बदला हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कब और कहां देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर बात करें कॉमिक्स की तो ये बेसिकली हरक्यूलिस के कॉमिक्स वाले ओरिजिन को सेटअप कर रहा है, जहां पर ये अक्टूबर 1965 के जर्नी इनटू द मिस्ट्री के एनुअल इशू नंबर 1 में थॉर के एक राइवल के रूप में दिखा था। एंड ऑफ कोर्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर हरक्यूलिस भी थॉर की तरह ही एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जिसका रिश्ता लंबे समय से एवेंजर्स के साथ रहा है। तो अब बस यहाँ पर देखना होगा कि इसके इंट्रोडक्शन का इंतजार हमें थॉर 5 तक करना होगा या किसी डिज्नी प्लस सीरीज के साथ भी इसके इंट्रोडक्शन को निपटाया जाएगा। हरक्यूलिस की कहानी तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जैसे तैसे सेटअप हो जाएगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है कि यहाँ पर गॉर की बेटी लव की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, जहाँ पर गॉर ने इटर्निटी से अपनी बेटी को वापस मांगा था, लेकिन यहाँ पर उसके पास कुछ खास अनोखी शक्तियाँ भी मौजूद हैं, जहाँ पर ऑफ कोर्स वो थॉर के साथ एक अच्छे गाइडेंस में जी रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो आगे जाकर कौन सा मेंटल संभालने वाली है और क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे जाकर वो हमें माइटी थॉर के रूप में दिखेगी और एक्चुअली यंग एवेंजर्स के टीम का हिस्सा बनेगी या बेसिकली ये उसके किसी प्रकार के डार्क फ्यूचर की शुरुआत है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमें फिर से थॉर की अगली इंस्टॉलमेंट थॉर 5 भी देखने को मिलेगी। जैसा कि मूवी की एंडिंग दिखाई गई है, थॉर का वापस आना तो बहुत ही जायज सी बात है, जहां पर मार्वल स्टूडियोज के अंदर थॉर की 5वीं मूवी की प्लानिंग चालू हो चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर टाइका वाइटिटी ही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। क्या पता आने वाला इंस्टॉलमेंट एक्चुअली थॉर की आखिरी मूवी हो और वहाँ से हमें बीटा रे बिल को भी इंट्रोड्यूस कराया जाए। अब बस यहाँ पर देखना यही होगा कि थॉर को यहाँ पर अपनी 5वीं मूवी मिलती है या वो किसी बड़े एवेंजर लेवल मूवी में अपनी कहानी को कंक्लूड करता है। सो गाइस, ये था आज का टॉप 10 वीडियो थॉर लव एंड थंडर के ऊपर। मैंने इस मूवी से बहुत ही कम उम्मीदें लगाई थी और मैं किसी प्रकार की सरप्राइज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके भी ये मूवी मेरे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी। फिर भी अब ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा तो है ही। उम्मीद करते हैं कि थॉर 5 थॉर को एक परफेक्ट जस्टिस दे। एनीवे, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके मन में इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से सवाल उठे हैं। हमारी आने वाली ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाला आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।